नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फोन पर बात। क्या रहे अहम मुद्दे इस बातचीत के बताएंगे आपको। साथ ही होगी न्यूज नाइट में चर्चा, किस तरह बढ़ रही है भारतीय विश्वविद्यालयों की ग्लोबल पहचान। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के तर्क के बाद देश में यूसीसी पर तैयारियों और बहस का बढ़ा है दौर। साथ ही कल से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और कैसे है प्रशासन तैयार, बताएंगे आपको। होगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की फोन पर बात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हुई बात। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी पर फिर दिया जोर। पुतिन ने रूस के ताजा घटनाक्रम की दी जानकारी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। डीयू को सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि बताया आंदोलन। कहा, भविष्य की शैक्षिक नीतियों और फैसलों के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ रही है मान्यता। 2014 में क्यूएस विश्व रैंकिंग में थे 12 भारतीय विश्वविद्यालय, आज हुए 45। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय आने जाने के लिए की मेट्रो की सवारी। यात्रा के दौरान की लोगों से बातचीत। प्रधानमंत्री से मिलकर उत्साहित हुए यात्री। पीएम ने कहा, युवाओं को अपने सहयात्रियों के तौर पर पाकर हुई खुशी। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत राजस्थान पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर की रैली में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। गहलोत सरकार को बताया भ्रष्टाचार और कुशासन की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रैलियां। कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर गठित समिति ने कहा, यूसीसी का ड्राफ्ट है तैयार, जल्द ही सौंपेंगे प्रदेश सरकार को। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को बुलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था किया रवाना। जगह जगह यात्रियों का हुआ जोरदार स्वागत। नुनवान बेस कैंप पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कल होंगे रवाना। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगी 62 दिन चलने वाली यात्रा। देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर। बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी के कई जिलों में बारिश से धीमी पड़ी जिंदगी की रफ्तार। गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में तेज बरसात। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य वर्षा का जताया अनुमान। भारत ने 8वीं बार जीता एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब। ईरान को रोमांचक मुकाबले में दी 42-32 से शिकस्त। पूरी प्रतियोगिता में अजय रही टीम इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को टेलीफोन पर वार्ता की। इस दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ आपसी हितों से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हालिया घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति की जरूरत को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच खास रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने तथा परस्पर संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। पीएम मोदी शुक्रवार को डीयू के शताब्दी कार्यक्रम में पहुंचे।
प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आजादी के अमृत काल में डीयू का लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना होना चाहिए। शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीयू के गौरवशाली इतिहास को याद किया तो छात्रों से तमाम बातें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य निष्ठा धृति सत्यम कैसे हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। प्रधानमंत्री ने देश की आजादी में डीयू की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि डीयू केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में डीयू का लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 2 कॉफी टेबल बुक्स भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि डीयू ने 100 वर्षों में अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी प्रशंसा की और कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा, उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी। 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो की सवारी कर दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने आम यात्रियों की तरह ट्रेन में यात्रा की। इस दौरान कई यात्रियों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की। आप मूल कहां से हैं? सर मैं रांची झारखंड से। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? जी बहुत सारे बनाए। किस राज्य के? सर यूपी के हैं, और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे तेलुगु दोस्त भी बने और एक साउथ अफ्रीका का भी है। हिंदी हमारे कॉलेज में मणिपुर से बच्चे आते हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो हमने उन्हें हिंदी सिखाई। आपने सिखाई? और मैंने असमी सिखाई। और एक दोस्त आपने असमिया सिखाया लोगों को। परीक्षा पर चर्चा का फायदा लिया है? सर कैसे स्ट्रेस से डील करना है? स्ट्रेस से आप कैसे डील कर लेते हैं? ऐसा है कि अगर आप किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं तब तनाव की शुरुआत है, लेकिन आप डिटैच रहते हैं और एक कर्तव्य भाव से काम करते हैं। सर विश्व में जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग हैं। इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है। विश्वास बन गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो उसमें जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ने का एक बहुत अच्छा विकल्प मिला है हम लोगों को, और एक लचीलापन भी मिला है पाठ्यक्रम में, तो हम सभी के लिए बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। देखिए हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है,
लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहे हैं। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसका अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। आपको मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मेट्रो से ही वापसी की सवारी की। प्रधानमंत्री का डीयू का ये दौरा छात्रों के लिए अहम रहा तो मेट्रो यात्रियों के लिए भी यादगार हो गया। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीटी न्यूज। और डीयू आने जाने के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत की। भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ती ग्लोबल पहचान पर न्यूज नाइट में आगे हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कुछ और खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत नेताओं ने घर घर तक दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में थे, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थे। अमित शाह ने उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल गौरव और विकास के साल रहे। अमित शाह ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि वो भ्रष्ट और तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। मोदी जी के शासन के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल रहे। मोदी जी ने कहा था ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में ये 9 साल में देश के करोड़ों किसानों को पहली बार 6,000 रुपया प्रति साल मिला है और अपने राजस्थान में 80 लाख किसानों को अब तक 16,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने विपक्षी एकता पर भी निशाना साधा और कहा कि पटना में 21 पार्टी के लोग थे जो 21 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए। 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले, घोटाले। जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए मित्रों, एक भी आरोप। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के खरगोन में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में विकास को अवरुद्ध कर दिया था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा आपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जनसभा की। वहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ मकान बने, 4 करोड़, और उसी में 14,80,000 मकान सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14,80,000 मकान बने। मैं जो एमएलए था तो मुझे 1993 में एक साल में एक पंचायत में एक मकान मिलता था इंदिरा आवास योजना का, एक मकान। और आज मोदी ने 4 करोड़ मकान बना करके 4 करोड़ यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का 2 इतना
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री अपने अपने मंत्रालयों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो पार्टी के दिग्गज नेता भी राज्यों में महाजनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्क के बाद समान नागरिक संहिता पर बहस और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक तरफ उत्तराखंड सरकार ड्राफ्ट तैयार कर चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के विचार सुनने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और कहा कि एक ही घर में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। तमाम राज्यों में इसको लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तराखंड में जल्दी ही इस पर बड़ी पहल हो सकती है। उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं और लोगों से बात की। 4 जुलाई 2022 से शुरू हुई बैठकों के सिलसिले में अब तक 63 बैठकें हो चुकी हैं। शुक्रवार को कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही इसे प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाएगा। That the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee, along with the draft code, would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रदेश की जनता की सहमति से लागू होने जा रही है। संविधान की धारा 44 उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। कुछ दिन पहले ही 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों से 1 महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी गई है। अब कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधि आयोग के प्रतिनिधियों को 3 जुलाई को उसके सामने पेश होने के लिए बुलाया है। संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और भाजपा सांसद सुशील मोदी का कहना है कि बैठक का किसी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कमेटी में विमर्श पत्र पर चर्चा होगी। ये जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है पर्सनल लॉज पर विचार करना। इसलिए लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर है, जो विमर्श पत्र है, उस पर कमेटी विचार करेगी, उस पर कमेटी चर्चा करेगी और सभी पार्टी के लोग रहेंगे। तो इसको कोई पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। ये तो जो कंसल्टेशन पेपर है उस पर चर्चा होगी कमेटी के अंदर। देश में इस मसले पर जारी सियासत के बीच कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बीजेपी को विपक्ष के कुछ दलों का साथ भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी इसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का भेद नहीं होगा, बल्कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति पर समान कानून होंगे। देश में धर्म के आधार पर कई निजी कानून लागू हैं, लेकिन अगर समान नागरिक संहिता को भविष्य में लागू किया जाता है तो देश में सभी धर्मों के लिए वही कानून लागू होगा जिसे भारतीय संसद द्वारा तय किया जाएगा। विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
मिलिए सारा से, जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, आपने जीता है 1 लाख रुपए का इनाम। बस अपना OTP शेयर करें और रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन OTP नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। कोलकाता में अल्फा नेटवर्क के तरफ से आयोजित बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्लोबलाइजिंग इंडिया के कार्यक्रम में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बिजनेस में रोजगार को बढ़ावा देने की काफी क्षमताएं हैं। बिजनेस हर समाज की बुनियादी नींव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विश्व आज मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की तलाश में है और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में तकनीक की अहम भूमिका है। You cannot advance a country, you cannot increase employment, you cannot expand prosperity, you cannot hasten progress if you do not grow your businesses. So businesses by nature have a social responsibility. They are the foundation of every society. They are actually the primary building block of a nation. 2 दिवसीय भारतीय सहकारिता महासम्मेलन शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। इस महासम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस महासम्मेलन में 8 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय सहकारी सम्मेलन के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने बताया कि देश भर के सहकारी समितियों से जुड़े करीब 3,500 लोग इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे और करीब 5 करोड़ लोग सीधे लाइव प्रसारण से जुड़ेंगे। इस कांग्रेस में करीब 7 से 8 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और करीब 24 से ज़्यादा विदेश से प्रतिनिधि आएंगे। इस कांग्रेस में देश के प्राइमरी सोसाइटी से लेकर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और नेशनल लेवल के लीडर करीब 3,500 से ज़्यादा लोग को हमने बुलाया है और ये लीडर्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल आ रहे हैं, जहां वो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों की जांच की जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि देश भर के हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के शहडोल में कल दोपहर 3:30 बजे आदिवासियों के कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मिशन का शुभारंभ करूंगा। इसके साथ ही वहां के पकरिया गांव जाने का भी सौभाग्य मिलेगा।
पिछले कुछ समय में ये एक बदलाव बड़ा देखा गया है। भारतीय शिक्षण संस्थानों की ग्लोबल पहचान बढ़ी है। आज इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। आज का विषय है भारतीय विश्वविद्यालयों की बढ़ रही वैश्विक पहचान। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। प्रोफेसर अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई। डॉक्टर संयम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर अनिल, आप ही का रुख करेंगे कि नई क्यूएस रैंकिंग जो आई है उसमें जो बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगर 2014 की तुलना करें तो 12 इंस्टीट्यूशंस थे भारतीय शैक्षणिक संस्थान, आज 45 हो गए हैं। इस रैंकिंग को कैसे देखते हैं और क्या आप मानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तैयारी के बाद से ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है? हाँ जी, हमारे देश में जो हमने 7 साल पहले प्रक्रिया शुरू की थी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें करीब 5000 अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आज भाग ले रहे हैं और उसके बदौलत आज विश्व में भी हमारी रैंकिंग की स्थिति बढ़ रही है। 45 इंस्टीट्यूशन अब इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रहे हैं। भले वो 150 में एक ही इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन उसके बाद 200, 300, 500, 1000 तक जो 45 इंस्टीट्यूशंस आए हैं, ये NIRF का एक योगदान हम मान सकते हैं। उसी के अलावा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो हुआ है, उसके कारण रिसर्च के लिए महत्व देते हुए फैकल्टी रिक्रूटमेंट और हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये सब पर ध्यान देने से, केंद्रित करने से ये नतीजा हमारे सामने आया। जी, डॉक्टर संयम भी हमारे साथ है। डॉक्टर संयम, क्या ये तैयारी अब ये माने कि शैक्षणिक पूरे संस्थानों में जो बड़ा बदलाव है उसके साथ ही खासकर स्कूलों से इसकी शुरुआत की गई है? टिंकरिंग लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स की जो शुरुआत की, इनोवेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये उसका भी एक बड़ा फर्क दिख रहा है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने पर, विभिन्न विषयों पर अलग से लिए गए निर्णय और जो स्कूली शिक्षा में भी अलग अलग, चाहे वो असेसमेंट की बात हो, चाहे वो करिकुलम ट्रांजेक्शन की बात हो या करिकुलम को रियलाइन करने की बात हो, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि हमारे शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण है और सहायक हो रहा है। मेरा मानना है कि आने वाला समय हमारे लिए एक स्वर्ण काल की तरीके से होगा, जबकि केवल भारत के ही बच्चे नहीं, बाकी देशों के बच्चे भी हमारे यहाँ पर अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा और उच्च शिक्षा को ले सकेंगे। जी, प्रोफेसर अनिल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी जो आया है उसमें भी तकरीबन जो बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। भारत 81वें पायदान पर था, 80 से भी बाद में, और वहां से 46 पर पहुंच चुका है। तो जो ये बदलाव जो देखा जा रहा है उसमें आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए किस तरह से भारत अपने आप को तैयार करे इस क्षेत्र में? देखिए, भारत जो 81वें स्थान पर था, उस समय पे हमने कुछ कदम उठाए। तो सबसे पहला कदम है, हमने एक हैकेथॉन की शुरुआत की, जो अभी इंटरनेशनल लेवल का हैकेथॉन बन गया है, जो हमने शुरू की थी 2016-17 में। उसके भी 5 आवर्तन हो गए हैं और स्टूडेंट्स के इनोवेशन के लिए सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री का इनोवेशन सेल जो AICTE में प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से हमने सारे कॉलेजेस को आह्वान किया था कि अपने अपने कॉलेज में भी इनोवेशन के लिए सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन सेल को एस्टैब्लिश किया। जी प्रोफेसर अनिल, आपकी आवाज। सेल है, वहाँ हर साल छोटे छोटे हैकेथॉन होते हैं, लेकिन हमारा नेशनल लेवल का हैकेथॉन जो है, जहाँ 20-25 हजार छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। डॉक्टर संयम, जिस तरह से प्रोफेसर अनिल बता रहे हैं कि हैकेथॉन की एक तरह से प्रक्रिया जो शुरू की गई, उसका भी एक बड़ा असर देखा गया है। जी बिल्कुल सही है। देखिए, कहीं प्रयास होने चाहिए, विचार होने चाहिए, और वो विचार तभी होंगे जब हमारे सामने कहीं कोई लक्ष्य होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा
जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो इन बातों को देखकर बनाई जा रही हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं। और ये सारी बातें केवल एक परियोजना के रूप में ही नहीं है, उन पर बहुत एक्टिव तरीके से वर्क किया जा रहा है। स्कूल लेवल पर भी हम लोग अपनी एक साइंस एग्जीबिशन कराते हैं जिसमें बहुत जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट लेवल पर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलकर नेशनल लेवल तक आते हैं और उनको फिर अवार्ड्स मिलते हैं, उनके जो इनोवेशन है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये सारी बातें इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमको बातों में बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सोच विचार के लिए जो बातें बहुत जरूरी हैं वो केवल एक्सरसाइज से या जिसको कहना चाहिए कि वो उन बातों को करें, सोचें और करें, असली जामा पहनाएं, उसमें महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें जो सरकार के निर्णय हैं, उस पर जो एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से ये सारे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संयम, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे ने भी अपनी रैंकिंग को काफी सुधारा है। 23 पायदान का सुधार देखा जा रहा है। डॉक्टर अनिल, अगर आपको हमारी आवाज इस समय मिल रही होगी तो आपसे चाहेंगे इस सवाल पे जवाब कि किस तरह से आईआईटी में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका असर दिखा है? सभी आईआईटीओ में एक तो डाइवर्सिटी के हिसाब से हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए विशेष स्थान देते हुए उनको एडमिशन की व्यवस्था की। उसी तरह से हर आईआईटी में रिसर्च पार्क, जहां इनोवेशन और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, पेटेंट फाइलिंग, ये सभी भी प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसके वजह से इनकी रैंकिंग में परिवर्तन हो रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हर आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमने न्योता दिया है कि आसपास बगल में जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमारे देश के लिए हम खुद को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे अनेक उपक्रम करने के वजह से एक इनोवेशन का स्पिरिट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के माध्यम से तो हो ही रहा था, उसके अलावा हर इंस्टीट्यूशन में कुछ न कुछ इनोवेशन के लिए बातें होनी चाहिए। इसका आग्रह करने के बाद इसमें भी हमारी रैंकिंग में काफी सुधार हो गई। जी प्रोफेसर अनिल, हम देखते हैं कि विदेश में तमाम एक तरह से भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, तमाम बड़ी संस्थाओं को हेड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो संघर्ष भारत का रहा है शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर, वो किस तरह के अप्रोच में बड़ा बदलाव आप देखते हैं पिछले 9-10 सालों में जिसका एक असर दिख रहा है? सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा इंडस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन होता था वो बहुत कम था। यानी इवन आईआईटीज के साथ थोड़ा इंटरेक्शन था, लेकिन उसमें भी काफी बढ़ावा हुआ है। अब तो टियर 2, टियर 3 के कॉलेजेस भी हमारे यहाँ छात्रों को पहले तो इंटर्नशिप के लिए प्रचोदन करते हुए उनको आगे ले जाना, उसके साथ साथ इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनसे थोड़ा मोटा फंडिंग भी मिल रहा है। उसके साथ जो कनेक्ट हो गया है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निर्माण करने के लिए, फिर वो एनवायरनमेंट के लिए हो, एनर्जी के लिए हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, बहुत सारे आयाम इसमें से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिशा जो गत 9 साल में लगी हुई है वो अगले 4-5 साल में और भी तेजी से आगे बढ़ते हुए इस अमृत काल में जो अगले 25 साल में हम देश को बहुत ही ऊंची तरफ से देख सकते हैं, ऐसा एक अनुमान हमको लगता है। डॉक्टर संयम, क्या स्कूलों से ही उस इनोवेशन के एप्टीट्यूड को तैयार किया जा रहा है जो विश्वविद्यालयों तक पहुंचकर एक तरह से खासकर उन युवाओं पे काम किया जा सके जिनकी रुचि भी हो और जिनमें एक तरह से इनोवेशन को लेके सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चे का विकास स्कूल से प्रारंभ होगा और उच्च शिक्षा तक जाएगा और तब वो रियल लाइफ में कन्वर्ट होगा। स्कूलों में भी एनईपी आने के बाद से जो हम लोगों ने पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन किया है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हम लोगों ने की है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हमने की है, जो स्किल एजुकेशन को लेकर आए हैं, जो हमारा भी स्किल हैकाथॉन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, इन सब के कारण बच्चों के सोच में एक परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन स्कूल से शुरू होगा और उच्च शिक्षा पर जाएगा और उसके बाद जो है ये पूरे विश्व पर राज करेगा, मेरा मानना है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, आपने भी कहा कि जबकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की बात की है। हमारा देश शांति से बैठा नहीं कि हमारे अगर कुछ लोग हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उतना ही रहें। हमने विचार लाने शुरू किए, परिवर्तन लाने शुरू किए, स्कीम बनाई, उसको ग्राउंड लेवल पर ले गए हैं। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल लेवल से शुरू हो और तब हायर एजुकेशन पे जाए। हमने दोनों ही जगह पर ये परिवर्तन किए और ये प्रयास किए कि जितनी जल्दी हो हम लोगों को इसका फायदा या पूरे विश्व को इसका फायदा मिलना शुरू हो। तो स्कूल एजुकेशन से शुरू होकर हायर एजुकेशन से शुरू होकर मुझको लगता है कि विश्व पटल पर हम लोग जो अभी सर ने कहा वो अगले 25 वर्षों में पूरी तरीके से अपने राष्ट्र के जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, वो लोगों को मदद कर पाएंगे और अच्छे स्थान पर ले जा पाएंगे। जी प्रोफेसर अनिल, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कुछ बेहतर एक तरह से संकेत दिखाई देते हैं भारतीय शिक्षण संस्थानों के लिए, लेकिन विश्व में जो चुनौतियां हैं शैक्षणिक एक तरह से क्षेत्र में, उसमें भारत को और क्या बड़े कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले हमें जो शिक्षा दे रहे थे वो अंग्रेजी माध्यम से ही दे रहे थे। उच्च शिक्षा में बहुत ही कम अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था थी। एनईपी 2020 के बाद जब इंजीनियरिंग शिक्षा भी अपने अपनी मातृभाषा में देने के लिए शुरुआत की और हमारी किताबें जो इंग्लिश में होती थी उसका अनुवाद करते हुए हम अभी 12 भाषाओं में उसको हम प्रदान कर रहे हैं। तो इससे हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो गांव में रहने वाले, दूर दराज जगह में रहने वाले, जो अपनी मातृभाषा में 10वीं 12वीं करने के बाद अंग्रेजी के वजह से हायर एजुकेशन में नहीं आ रहे थे, वो सब लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इनोवेशन जो है वो लोग नेचर के साथ यानी पर्यावरण में रहने के वजह से उनमें नया इनोवेशन करने की ताकत शहरों के लोगों से भी ज्यादा होती है और उनका हम 75 साल में प्रयोग नहीं कर रहे थे। अब हमारा जीआर भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ इनोवेशन भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ दुनिया को जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमारा देश सक्षम हो जाएगा। जी प्रोफेसर अनिल और डॉक्टर संयम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात पर विस्तार से बात करने के लिए कि किस तरह से नई शिक्षा नीति ने भारत की शैक्षणिक गुणवत्ता में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 9 सालों में जो शैक्षणिक संस्थानों में बड़े बदलाव किए गए हैं उसका एक बड़ा असर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखा गया है और नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय में भी ग्रामीण स्तर पर और ग्रामीण इलाकों से जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है, जो क्षमतावान है, वो आएंगे और उनका भी प्रतिभा देश और दुनिया को देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सारा से जो है हमारी सोशल मीडिया क्वीन। हेलो, कांग्रेचुलेशन मैम, मालदीव ट्रिप के लिए आप हैं हमारी लकी विनर। बस अपना ओटीपी शेयर करें और टिकट पाएं। सारा स्मार्ट है, वो मीम्स तो शेयर करती है लेकिन ओटीपी नहीं। अब आप भी बन सकते हैं सारा की तरह साइबर सुपरस्टार। साइबर धोखाधड़ी www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है।
भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। शनिवार यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और अगर ऐसी नौबत आती है तो उन्हें समय रहते दुर्गम पहाड़ी इलाके में भी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं, इसकी तैयारी भी की गई है। बम बम भोले के जयकारों के बीच जम्मू में भगवती नगर के आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए शुक्रवार तड़के रवाना किया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल ने सभी की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। यात्रियों के इस जत्थे का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने इन श्रद्धालुओं का दिल खोलकर अभिनंदन किया। हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है और हम चाहते हैं कि और भी यात्रा यहाँ पे आए और पुरअमन और पुरसुकून के साथ ये यहाँ पे बाबा बर्फानी की दर्शन करें। मैं नहीं, यहाँ पूरे शहर के जितने भी सारे लोग वो निकल कर आए। इसमें अलग अलग तबके के लोग हैं, वो सारे निकल कर आए। माए बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, और जो हमारी कश्मीरियत है उस कश्मीरियत को मद्देनजर रखते हुए हमने श्री अमरनाथ जी यात्री के जो भी सारे यात्री थे उनको यहाँ से तहे दिल से हमने यहाँ पर उनका खैर मकदम किया, वेलकम किया। भगवती नगर के आधार शिविर से रवाना हुआ यात्रियों का जत्था नुनवान बेस कैंप पहुंचा, जहां से वो शनिवार को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेगा। जत्थे में शामिल यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आए। श्रद्धालुओं ने यात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। ध्यान रहे कि अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त को संपन्न होगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने, लंगर और चिकित्सा सुविधा के अधिक व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के मार्ग को सुगम बनाने के लिए यात्रा के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के तहत चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ बाइक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और श्रीनगर से रमा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर। रमा, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, पिछली अमरनाथ यात्राओं की तुलना में इस बार की अमरनाथ यात्रा जो कल से शुरू होने जा रही है, 62 दिन की यात्रा है, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासकर स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए जो तैयारियां हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर की गई हैं। जितने बड़े पैमाने पर इस बार की ये यात्रा है, क्योंकि 62 दिन की यात्रा है और तकरीबन काफी समय के बाद इतनी लंबी ये यात्रा हो रही है। कभी बहुत पहले ये यात्राएं हुआ करती थी, लेकिन इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में है। और जितना उत्साह श्रद्धालुओं में है, उतना ही उससे ज्यादा उत्साह प्रशासन में भी है, सरकार में भी है कि श्रद्धालुओं को जितनी भी सुविधाएं हैं, जिस तरह से एक स्वस्थ यात्रा, सुविधाजनक यात्रा, सुखद यात्रा मुहैया कराई जाए। और इसी के लिए आपने सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूं कि DRDO के सहयोग से दोनों जो बेस कैंप हैं, बालटाल रूट पे भी और पहलगाम रूट पे भी 100 बेड के DRDO के सहयोग से हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। और अपने आप में ये जो है जिसे कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा जो है यात्रियों को ना हो। वैसे तो पूरे ट्रैक पर ही छोटे छोटे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, पहले से चेकअप किया जाता है और सर्टिफिकेट भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान जिनको कुछ बीमारियां हैं या कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिकेशन पर लोग चल रहे होते हैं, तो उनको अगर कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो ना आए,
उसके वहां पर पूरे प्रबंध किए गए हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। ऊपर तक जो केव तक जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके प्रबंध किए गए हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। जिस तरह के यहाँ पर जो सुविधा मुहैया कराई गई है, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई गई है और उसके लिए केंद्र सरकार की लगातार नजर थी। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य संबंधी समीक्षा की और तमाम जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनके साथ बातचीत की और किस तरह से यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई भी कमी ना आए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस बार आ रहे हैं। पिछली बार की यात्रा की बात करें तो करीब 3 लाख यात्री जो थे उन्होंने ये यात्रा संपन्न की थी, लेकिन पहले दिन ही 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार है। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की भी संभावना है और उसी को देखते हुए जो तमाम इंतजाम है यहाँ पर किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं वो जगह जगह पर जो है डिफरेंट कैंप्स में नियुक्त किए गए हैं। तो पूरे ट्रैक पर इस तरह की व्यवस्था की गई है जो अपने आप में अभूतपूर्व है। अगर बालटाल वाले ट्रैक की बात करते हैं उसको चौड़ा किया गया है, रात में भी उस पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध रहे वो मुहैया कराई गई है, क्योंकि लगातार ये यात्रा चलती है। और इसके साथ ही जो संवेदनशील जगहें पहले कहीं मानी जाती थी, क्योंकि मौसम का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं होता है या किसी भी प्राकृतिक अगर कोई प्राकृतिक संकट जो है कभी अकस्मात जो हो जाता है उससे भी बचने के लिए उस तरह के जो क्षेत्र हैं वहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यात्री हैं वो उनको हेलमेट मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो घोड़ों पर यात्री जाते हैं उनके लिए हेलमेट मुहैया कराए गए हैं। सुरक्षा की जो है कई लेयर सुरक्षा है। इस बार केव तक आईटीबीपी तैनात है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि जिस तरह से समय बढ़ाया गया, क्या रमा सभी यात्रियों को हेलमेट लगाने की हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है? क्या इस तरह का कुछ है या जिसको जरूरत हो इस तरह से? और दूसरी बात, कल से ये अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। पहले जत्थे की अगर आप बात करें तो श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह भी है? देखिए, श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और श्रद्धालु जय भोले के नारे के साथ उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक ट्रांजिट कैंप है पंथा चौक में। जो भी यात्री जम्मू से आते हैं या देश के किसी भी अन्य हिस्से से आते हैं उनकी सुविधा के लिए ये कैंप बनाया गया है। इसका अपने आप में बहुत महत्व होता है और यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि आकर यात्री रेस्ट कर सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए अपना एक टेम्पो बना सकते हैं। तो बेहद मैंने देखा कि श्रद्धालु वहां पर बहुत खुश थे, भोले बाबा की वो जय जयकार कर रहे थे और उनका कहना था कि जिस तरह से उनकी श्रद्धा है उसी तरह से यहाँ पर इंतजाम भी किए गए हैं और उसे देखकर जो उनका उत्साह है वो दोगुना हो गया है। आपने हेलमेट की बात की, हेलमेट जो है जो संवेदनशील स्थान है वहां पर हेलमेट अनिवार्य किया गया है और जो घोड़ों पर यात्री जाएंगे उनके लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, RFID टैग पहले भी थे, इस बार भी हैं, लेकिन जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी है वो इस बार काफी कड़ी की गई है। ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। उसके साथ ही केव तक आईटीबीपी जो है वो सुरक्षा में लगी हुई है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। NDRF, SDRF की टीम्स लगी हुई है, क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो बर्फ जो है वो काफी ज्यादा होती है और कई बार उस पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है और जब हाइट पर जाते हैं तो कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं चेकअप के बाद भी। तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमा, विस्तार से इस पूरी यात्रा की जो तैयारियां हैं और कल से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारियां और श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है उसके बारे में जानकारी के लिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। शनिवार को आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म GST को लागू हुए 6 साल हो जाएंगे। इन 6 सालों में इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने में मदद मिली, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा भी बढ़ा। 1 जुलाई 2017 यानी 6 साल पहले संसद भवन का केंद्रीय कक्ष गवाह बना देश में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म का। कई सालों की मेहनत और केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के बाद GST काउंसिल ने 18 बार लंबी चर्चा की और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को आधी रात से देश को नया टैक्स सिस्टम मिल गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST एक ऐसा रिफॉर्म जिसने देश में कारोबार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। राज्यों के बीच की सीमाएं हट गईं, देश एक साझा बाजार बन गया,
यानी वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। इस नई व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था को संगठित बनाने में मदद मिली, कीमतों में कमी देखने को मिली और टैक्स का दायरा बढ़ा। जीएसटी संग्रह के आंकड़ों पर गौर करें तो जीएसटी कानून लागू होने के शुरुआती दौर में औसत मासिक राजस्व संग्रह 85 से 95 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। अब 1.5 लाख करोड़ रुपए का मासिक राजस्व संग्रह एक तरह से सामान्य हो चुका है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। बीते 14 महीनों से लगातार कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा कारोबारियों के साथ आम आदमी को हुआ। पूरे देश में किसी भी सामान की खरीदारी के लिए एक ही टैक्स चुकाना पड़ रहा है, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक जैसी हो गई है। जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा है तो टैक्स की चोरी रोकने में भी मदद मिली है और इसका असर पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर पड़ा है। जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स में कमी आई तो इसके चलते हर घर के मासिक खर्च में कटौती देखने को मिली है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की 6ठी वर्षगांठ के पूरे होने पर ट्वीट कर बताया कि कैसे खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी का असर होने के बाद टैक्स में कमी आई है। जीएसटी के लागू होने से पहले जहां गेहूं और चावल पर 2.5 और 2.75% टैक्स लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं लगता। लस्सी, दही, बटर मिल्क पर पहले 4% टैक्स था, अब कोई टैक्स नहीं है। मिल्क पाउडर पर 6% टैक्स लगता था, अब 5% जीएसटी लगता है। वेजिटेबल, एडिबल ऑयल और मसालों पर पहले 6% टैक्स था और अब 5% जीएसटी है। हाथ की घड़ी समेत दूसरे प्रकार की घड़ियों पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। वॉश बेसन, सिंक समेत कई सैनिटरी वेयर सामानों पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। डोर, विंडो और उसके फ्रेम पर पहले 28% टैक्स था, अब 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी के नए तंत्र ने केंद्र और राज्यों दोनों को समान कर लगाने का अधिकार देता है और यही वजह है कि देश के संघीय ढांचे को बरकरार रखते हुए देश के टैक्स सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं। जीएसटी का सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन होने की वजह से ब्लैक मनी की समस्या पर भी लगाम लगी है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों में एनआरएफ पर 50,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। ये खर्च देश में हो रहे मौजूदा खर्च के अलावा होगा। देश में फिलहाल रिसर्च पर जीडीपी का 0.7% ही खर्च होता है, जो विकसित देशों में 3% पर है। देश में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। इससे विदेशों से हमारे प्रतिभाशाली लोग देश में वापस आएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे हम अपने R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, हमारे जो युवक हैं वो क्यों बाहर जाते हैं? उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको चैलेंजेस चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनकी जो शक्ति है, इंटेलेक्चुअल पावर, उसका यूज़ हो। हम जब इन कंडीशंस को अपने देश में क्रिएट करेंगे, एनआरएफ एक जरिया बनेगा जो बाकी जरियों के साथ जुड़ के बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पूरी तरह से ब्रेन गेन पे काम आएगा। आपको बताते हैं कि क्या है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और ये कैसे काम करेगा। ये फाउंडेशन विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देगा। शोध व नवाचार के लिए देश में क्षमता का निर्माण विकसित करेगा। शोध क्षेत्र के लिए नीतियां बनाना और इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा। उद्योग और शिक्षा जगत के बीच शोध और नवाचार के आदान प्रदान में सहयोग करेगा। तमाम हितधारकों की भागीदारी के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा। इसका संचालन एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। इसका दायरा काफी व्यापक होगा और ये सभी मंत्रालयों को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे। कार्यकारी परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार होंगे। इसके साथ ही साल 2023-24 से 27-28 तक यानी 5 सालों के लिए इससे 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये हमारा ड्रीम है
कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव होने चाहिए, जिससे हमारी इंडस्ट्री का R&D बजट और बढ़े, क्योंकि जब उनको लगेगा कि ये इंसेंटिव हैं तो ज़रूर बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा कुछ होगा। और ये जो हमारा NRF है, जिसमें हम इंडस्ट्री को भी ला रहे हैं और एकेडमिशियन को ला रहे हैं, ये एक मुझे लगता है कि ये शुरुआत है एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की। अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, पर इस तरह से हम लगता है कि NRF से हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू कर पाएंगे। अभी देश में जीडीपी के 0.7% के बराबर शोध और अनुसंधान पर खर्च किया जाता है, तो दूसरे विकसित देशों में ये औसतन 3% के स्तर पर है। प्रधानमंत्री की पहल पर बनी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शोधों पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते नजर आएंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर तारीफ की है। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा। पुतिन ने मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि रूस को भी इससे प्रेरणा लेते हुए घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा है। बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी के कई जिलों में बारिश से जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ी है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य वर्षा का अनुमान जताया है। गर्मी की मार से बेहाल लोगों के लिए मानसून की बारिश राहत का संदेश लेकर आई है। हालांकि लगातार भारी बारिश से कई जगहों पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। देश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बरसात देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, औरैया और उन्नाव सहित प्रदेश के 40 से अधिक शहरों में बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने अभी बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई इलाकों में खरीफ की बुआई करने वाले किसानों के लिए बारिश अच्छी खबर लेकर आई है। बिहार के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। बारिश से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में राजधानी पटना भी है, जहां कई क्षेत्रों में जलजमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और सीवान में भारी बारिश की बात कही है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। अब आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। न्यूज नाइट की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी विश्व विरासत पर बैंकिंग प्रदर्शनी के उद्घाटन में शामिल हुईं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को दुनिया भर में प्रसारित करें, क्योंकि ये हर कोई किसी न किसी तरह से कठिनाइयों से गुजर रहा है। यदि विश्व को आगे बढ़ना है और प्रगति करनी है तो विश्व शांति के लिए हम सभी को एक साथ आना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन विभाग की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग और अन्य कार्यालयों में हर स्तर पर प्रयास किए जाते हैं कि सरकारी काम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले और इसमें हमें सफलता मिली है। हमारा प्रयास हो कि हिंदी सरल हो और हर कोई इसे अपनाने की ओर अग्रसर हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 76 लाभार्थियों को प्रयागराज के लूकरगंज में बने फ्लैट्स की चाबियां सौंपी हैं। ये जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई है और अब इस पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले फ्लैट्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद भी किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के तीसरे रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए 849 युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई और योग्य व्यक्तियों को चयन किया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि बीते एक साल में 17,000 युवाओं को जॉब दी गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 4,500 युवाओं को सरकारी जॉब दी जाएगी। वहीं दिल्ली पुलिस में भी 6,500 युवाओं के लिए भर्ती निकलेगी।
केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। उसने शीर्ष अदालत में आज एक याचिका दायर की है। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में दस्तावेजों के अभाव में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट में अब 6 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास फिलहाल सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही आई है। एजेंसी की तरफ से दाखिल की गई पूरी चार्जशीट अभी भी कोर्ट के पास नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में एक तेज रफ्तार कार की ट्रक से टक्कर हो जाने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बांदा के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने घटना के बारे में बताया कि 8 लोगों से भरी एक तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए 3 लोगों में से 1 की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि बाद में एक और घायल की भी मौत हो गई।